गुड मॉर्निंग। मैं शैलेश यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी और डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा जो प्रयास किया गया है ज्ञान सुधा, उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एन इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी, पारिस्थितिकी एक अध्ययन, उसका परिचय देखेंगे हम। इसमें देखेंगे हम पारिस्थितिकी के अर्थ और परिभाषा को, और जो उसकी जो ब्रांचेज हैं पारिस्थितिकी की, इकोलॉजी की, वो कौन कौन सी हैं उनको देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के स्तर जो हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं वो कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम देखते हैं पारिस्थितिकी का अर्थ क्या होता है। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी ग्रीक वर्ड्स ओइकोस और लोगोस से मिलकर बना है। ओइकोस का मतलब होता है होम या हाउस या घर, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी या अध्ययन करना। और ये जो शब्द है इसका सबसे पहले उपयोग किया था जर्मन बायोलॉजिस्ट हुए हैं अर्नेस्ट हैकल, उन्होंने किया 1869 में इस शब्द का उपयोग। तो अर्नेस्ट हैकल है, उन्होंने इकोलॉजी को जब परिभाषित किया तो उन्होंने कहा, उन्हीं के शब्दों में मैं बोल रहा हूँ, उनके अनुसार वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहा जाता है। इस प्रकार पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम जीवों के पारस्परिक संबंधों, साथ ही उनके वातावरण के साथ संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ठीक है, उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन, साथ ही वो वातावरण से किस प्रकार प्रभावित होते हैं या किस प्रकार वातावरण को प्रभावित करते हैं, उसका हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के अंतर्गत। इसमें जीवों के पर्यावरण, जीवों साथ ही उनके पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों के मध्य जो संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। अब पारिस्थितिकी की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत हम दो पक्षों को देखते हैं। पहला है इंडिविजुअल लेवल पे, अर्थात किसी विशिष्ट क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण के संबंध में जीवों का अध्ययन, और दूसरा है परस्पर समुदायों का अध्ययन, एक समुदाय के विभिन्न जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन। ये दोनों जो हैं वो दो पक्ष हैं, और इन्हीं पक्षों के आधार पर जो इकोलॉजी की दो ब्रांचेस प्रारंभ हुई हैं। पहली कहलाती है आपकी ऑटियोकोलॉजी, और या इसको बोलते हैं स्व पारिस्थितिकी, और दूसरी कहलाती है समुदाय पारिस्थितिकी या सम पारिस्थितिकी, जिसको बोलते हैं सिनेकोलॉजी। तो पहले देखते हैं कि स्व पारिस्थितिकी क्या होती है। तो जो स्व पारिस्थितिकी होती है वो है ऑटियोकोलॉजी इज़ द इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज़। जब हम केवल एक प्रजाति का उसके परिवेश के संबंध में अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं स्व पारिस्थितिकी। ठीक है, अर्थात यह पारिस्थितिकी वह प्रकार है जिसमें प्रमुखतः जीव की एक प्रजाति की पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, कोई भी जैसे पक्षी, जैसे मान लो सारस है, तो उसका जीवन चक्र, उसकी समष्टि, उसका हैबिटेट कैसा है, कहाँ पर वो निवास करता है, वो क्या खाता है, उसका भोजन क्या है, ठीक है, किसका शिकार करता है। यदि हम केवल उस प्रजाति विशेष पर ही केंद्रित रखें अपने अध्ययन को तो उसको हम कहेंगे स्व पारिस्थितिकी। ठीक है, ऑटियोकोलॉजी, ऑटोस का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड यदि होगा तो उसको कहेंगे हम स्व पारिस्थितिकी। ठीक है, किसी प्रजाति विशेष का यदि हम केवल अध्ययन करेंगे तो उसका अध्ययन क्षेत्र ऑटियोकोलॉजी के अंतर्गत सम्मिलित होगा। और जो दूसरा है वो है आपका समुदाय पारिस्थितिकी या सिनेकोलॉजी। तो सिनेकोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ होल प्लांट और एनिमल कम्युनिटीज़। इसमें हम कम्युनिटी लेवल पे देखते हैं। ठीक है, इसमें हम केवल एक जाति पे केंद्रित नहीं होते बल्कि एक समुदाय पर केंद्रित होते हैं जो उस क्षेत्र में निवास करता है। ठीक है, समुदाय या परितंत्र पर केंद्रित होकर हम अध्ययन करते हैं। जैसे वन क्षेत्र हो गया या घास स्थल हो गया। ठीक है, इसका जो अध्ययन जब हम संपूर्ण क्षेत्र के संबंध में करेंगे तो उसको हम कहेंगे सिनेकोलॉजी या समुदाय पारिस्थितिकी या सम पारिस्थितिकी। इसका मतलब इसका जो स्कोप है वो ऑटियोकोलॉजी से विस्तृत है। इस प्रकार यदि एक परितंत्र में ऊर्जा और पदार्थों के प्रवाह का अध्ययन करेंगे तो भी वो हम किसके अंतर्गत करेंगे? सिनेकोलॉजी के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। अब देखते हैं लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या पारिस्थितिकी संगठन के स्तर।
तो ये जो स्तर हैं ये आपके देखो, पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल जीवों और उनके वातावरण के परस्पर संबंधों पर विचार किया जाता है, बल्कि समष्टियों यानी पॉपुलेशन, जैविक समुदायों बायोटिक कम्युनिटीज़, पारिस्थितिकी तंत्रों इकोसिस्टम्स, बायोम और बायोस्फीयर का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब इसके अंतर्गत छोटे से लेके बड़े तक सब अध्ययन हम करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन छोटे स्तरों पर या बड़े स्तर पर किया जा सकता है। ठीक है, संगठन के स्तर की सबसे छोटी इकाई के रूप में और संगठन के स्तर को सबसे छोटी से सबसे बड़ी इकाई के रूप में हम उसको उसका स्पेक्ट्रम हम देख सकते हैं कि छोटी से लेके बड़ी तक हम उसको निरूपित कर सकते हैं। तो जो सबसे छोटी है वो है आपकी जैविक स्तर पर ऑर्गेनिज्म, और जो सबसे बड़ी इकाई है वो है आपकी बायोस्फीयर। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या अध्ययन करते हैं, पॉपुलेशन में क्या अध्ययन करते हैं, उसके बाद कम्युनिटी या समुदाय में क्या अध्ययन करते हैं, पारितंत्र में क्या पढ़ते हैं और बायोस्फीयर में क्या पढ़ते हैं। तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसको देखते हैं। तो सबसे जो छोटा लेवल है वो है जीवीय स्तर पर या व्यष्टि स्तर पर या इंडिविजुअल स्तर पर, वो है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यह पारिस्थितिकी अध्ययन की एक आधारभूत इकाई है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी जीव विशेष का उसके वातावरण के साथ अनुकूलन है उसको पढ़ते हैं। उसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस जीव की फिजियोलॉजी या उसकी जो आकारिकी है उसको देखेंगे, और ये देखेंगे कि वह अपने वातावरण से या पर्यावरण से किस प्रकार अंतर्क्रिया करता है। और ऐसा करके हम क्या करेंगे, ऐसा करके हम समझ सकते हैं कि उसका अनुकूलन या एडेप्टेशन किस लेवल का है या किस प्रकार से अपने आप को वातावरण के प्रति अनुकूलित करता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल आपका आता है वो है आपका समष्टि या पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है, समष्टि या पॉपुलेशन का मतलब है कि किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले एक ही प्रजाति के ऐसे जीव जो परस्पर अंतः प्रजनन या इंटरब्रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, ऐसे जीव जो परस्पर इंटरब्रीडिंग कर सकें तथा उनसे उत्पन्न संतति भी जनन योग्य हो। ठीक है, उसको कहेंगे हम पॉपुलेशन। और प्रत्येक स्थान पर जो पॉपुलेशन पाई जाती हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी कुछ चारित्रिक लक्षण होते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे जनसंख्या का एक विशेष लिंगानुपात होता है, कितने लोग उसमें कितने उसमें नर कितने मादा हैं उनका एक अनुपात होता है ना, मेल फीमेल का रेशो होता है। इसके साथ ही एज सेक्स स्ट्रक्चर होता है, कितने जो जीव हैं उनकी आयु कितनी है। ठीक है, प्रजनन योग्य आयु में कितने लोग हैं, तो उसका एक पिरामिड या उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो हैं ये कहलाती हैं आपकी समष्टि की विशेषताएं या समष्टि की कैरेक्टर्स। इसके बाद में पॉपुलेशन के बाद में जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है वो है आपका कम्युनिटी या समुदाय। समुदाय क्या होता है, समुदाय होता है एक क्षेत्र विशेष में रहने वाली जो जनसंख्या है वो कितनी है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न पॉपुलेशंस जो रहती हैं एक क्षेत्र विशेष में, विभिन्न जो पॉपुलेशन रहती हैं वो मिलके क्या बनाती हैं, वो कम्युनिटी बनाती हैं। तो ये क्या है आपका नेक्स्ट लेवल है, किससे, पॉपुलेशन से। अब ये वेरी ऑब्वियस है कि जो समुदाय होंगे उसमें बहुत सारे पॉपुलेशंस होंगे और पॉपुलेशंस एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि इनका जो देखिए ये जो समष्टियाँ हैं, जो पॉपुलेशंस हैं वो एक दूसरे से पृथक नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि उन लोगों का जो हैबिटाट है उसमें कुछ न कुछ कॉमन होगा, तो एक दूसरे से उनको परस्पर अंतरक्रिया करनी होगी, अर्थात वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती और वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो विभिन्न पॉपुलेशन एक दूसरे को प्रभावित करेंगे और वो जो सब मिलके जो बनाएंगे वो कहलाएगा समुदाय या कम्युनिटी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, समुदाय में विभिन्न जातियां या विभिन्न पॉपुलेशंस परस्पर अंतरक्रिया करके समष्टि जो है वो क्या बनाती है, कम्युनिटी बनाती है। और ये क्या होता है, बेसिकली थोड़ा सा स्टेबल होता है, ये कंपैरेटिवली स्टेबल होता है पॉपुलेशन से। समुदाय जो होता है एक स्थिर या आत्मनिर्भर इकाई होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। इसके बाद में इससे जो नेक्स्ट लेवल पे आता है वो आता है आपका परितंत्र या पारिस्थितिकी। ये क्या होता है, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसके अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी भौतिक पर्यावरण अर्थात अजैविक घटक, ये जो अंतरक्रिया करते हैं उन सबको इसके अंतर्गत परितंत्र में या इकोसिस्टम में रखते हैं। तो इकोसिस्टम को वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में।
तो इकोसिस्टम क्या है आपका, जो कम्युनिटी है उससे थोड़ा सा बड़ा लेवल है। इस प्रकार एक तंत्र जिसमें एक समुदाय के समस्त जीव व उनसे परस्पर अंतरक्रिया करने वाले संबद्ध अजैविक घटक भी सम्मिलित हों, उनको कहेंगे हम पारितंत्र या इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम। अर्थात इसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों की परस्पर अंतरक्रिया सम्मिलित है। एक पारितंत्र के समस्त घटक एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है। साथ ही इसमें क्या होता है कि ऊर्जा और पदार्थों का परस्पर फ्लो या प्रवाह भी होता है। तो उसको हम देखेंगे इकोसिस्टम में। जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं या पोषण स्तर हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं एक पोषण स्तर में, और ऊर्जा और पदार्थों का प्रवाह किस प्रकार होता है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। लेकिन हम अभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे ये देख रहे हैं कि ये जो होता है पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम होता है, ये आपका कम्युनिटी से अपर लेवल है। ठीक है। इकोसिस्टम का जो शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था वो 1935 में टेंसले ने किया, एजी टेंसले ने किया था। ठीक है, ये याद करने की चीज़ है। इसके बाद में है बायोम। तो बायोम क्या है? बायोम है समस्त वनस्पतियों और प्राणियों के सम्मिलित रूप से सृजित पारिस्थितिकी, मतलब समेशन ऑफ ऑल द इकोसिस्टम्स, ये आपका कहलाएगा बायोम। लेकिन क्या है इसमें, ये जो बायोम वाले क्षेत्र होते हैं ये क्या होते हैं? जलवायु, वनस्पति, प्राणी जीवन और सामान्य मृदा प्रारूप आदि की दृष्टि से अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो विभिन्न बायोम के अंदर कुछ चारित्रिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है। पृथ्वी पर दर्जन से अधिक ज़्यादा बायोम पाए जाते हैं जो काफ़ी बड़े एरिया में विस्तृत हैं। कोई भी दो बायोम एक जैसे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इन दोनों के हैबिटेट में डिफरेंस पाया जाता है। बायोम्स को भी हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अब देखिए, कोई भी बायोम होता है उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, और वो सीमाएं क्या होंगी, ये कैसे निर्धारित होता है? ये निर्धारित होता है बहुत सारे कारकों की वजह से। उन कारकों में कुछ बायोटिक्स होते हैं, कुछ बायोटिक या जैविक कारक हो सकते हैं, और कुछ अजैविक या एबायोटिक कारक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका टेम्परेचर या वर्षण, या वर्षण मतलब प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इनके आधार पर पता लगेगा कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की मृदा कैसी है, मृदा में पोषण स्तर किस प्रकार के हैं। हाँ, वहाँ के चट्टान जो हैं, वहाँ पे चट्टानों का क्या कैरेक्टर्स है, उनके आधार पर निर्धारित होगा कि वहाँ की मृदा किस प्रकार से निर्मित होगी। वहाँ पर अपर्दन के कारक कौन कौन से हैं, उनसे ये निर्धारित कर सकते हैं कि वहाँ पर जो निर्मित मृदा होगी वो किस प्रकार की होगी। मृदा से हमें पता लगेगा कि वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु किस प्रकार की वनस्पति वहाँ पर निर्मित होगी। तो जो बायोम है वो संगठन के स्तर पर आपका इकोसिस्टम से ऊंचे लेवल का है, लेकिन उसको जो प्रभावित करता है वो क्या, कौन प्रभावित करते हैं? बहुत सारे जैविक और अजैविक कारक। अब बायोम के बाद में हम देखते हैं जो सबसे बड़ा स्तर है वो है आपका बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का वह भाग जहाँ पर किसी भी प्रकार के पौधे और जंतु, या मतलब जहाँ पर जीवन विद्यमान होता है, वो कहलाता है आपका जैवमंडल या बायोस्फीयर। ठीक है, जैवमंडल के अंतर्गत पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्रकार के जीवन रूपों को सम्मिलित हम करते हैं। जीवमंडल के सभी जीवधारी अर्थात जैविक घटक, ऊर्जा और भौतिक पर्यावरण जो अजैविक घटकों में आते हैं, विद्यमान होते हैं, तथा जीवधारियों के मध्य आपस में तथा जीवधारियों एवं भौतिक पर्यावरण के मध्य परस्पर अंतरक्रिया होती रहती है। बेसिकली बायोस्फीयर जो है वो आपका जैवमंडल ही है, लेकिन जैवमंडल का विशाल स्वरूप है, सबसे बड़ा स्वरूप है जैवमंडल का, वो है आपका बायोस्फीयर। क्योंकि बायोस्फीयर में क्या होता है कि ये जैविक गतिविधियों का केंद्र है, मतलब स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का कोई भी वह भाग जहाँ पर किसी भी प्रकार की जैविक गतिविधियाँ विद्यमान होती हैं, जैवमंडल कहलाता है। इसके बाद में अब देखोगे ये आपका एटमॉस्फेयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया और हाइड्रोस्फीयर। इनका वो भाग जहाँ पर जैविक गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं आपका कहलाएगा जैवमंडल या बायोस्फीयर। तो ये जैसा मैंने बताया भी आपको, सबसे जो बेसिक लेवल है वो है आपका ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को भी यदि आप नीचे से देखोगे तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स है, उसके बाद में वो सेल्स बनाएंगे या कोशिकाएं बनाएंगे, कोशिकाएं मिलकर ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएंगी, ग्रुप्स ऑफ सेल्स या कोशिकाओं के समूह जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए उत्तरदायी होते हैं उनको कहेंगे हम उत्तक या टिश्यूज़। कुछ विशेष प्रकार के टिश्यूज़ मिलकर बनाएंगे कुछ विशेष प्रकार के ऑर्गन्स, कुछ विशेष ऑर्गन मिलकर बनाएंगे आपके ऑर्गन सिस्टम्स। तो ये तो हो गया जैविक स्तर पर।
बायोलॉजिकल लेवल पे ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहला जो विजिबल आपको दिखेगा वो दिखेगा आपको एक ऑर्गेनिज्म या जीव। तो जो जीव है वो सबसे इंडिविजुअलिस्टिक या सबसे छोटी इकाई है ऑर्गेनाइजेशन के स्तर की, संगठन के स्तर की, जैविक संगठन के स्तर की सबसे छोटी इकाई क्या है, जीव है या इंडिविजुअल लिविंग थिंग है। ठीक है, ये पादप हो सकता है या फिर का जंतु हो सकता है या कोई भी और सेल हो सकती है। उसके बाद में ये एक ही प्रकार के जो जीव हैं जब मिलेंगे किसी क्षेत्र में निवास करेंगे तो उन एक ही प्रजाति को हम कहेंगे पॉपुलेशन। इनकी क्या विशेषता होती है, इनकी विशेषता होती है कि ये परस्पर इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, परस्पर अंतः प्रजनन कर सकते हैं। साथ ही इनके अंतः प्रजनन से जो इनकी संतति उत्पन्न होगी वो भी जनन योग्य होगी। तो ये है आपका ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन टाइप दैट लिव इन द सेम एरिया। ठीक है, एक प्रजाति है जो परस्पर इंटरब्रीडिंग कर सकती है। इसका जो इससे जो ऊपर का लेवल है वो आपका कहलाएगा कम्युनिटी या समुदाय। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन दैट लिव टुगेदर इन ए डिफाइंड एरिया। ठीक है, ये आपके बहुत सारी पॉपुलेशंस हो सकती हैं। ठीक है, जैसे इसमें बाइसन दिया है तो स्नेक हो गया, बाइसन हो गया, डॉग्स हो गया, ग्रासेस हो गया, प्लांट्स हो गए। तो विभिन्न प्रकार के जो पॉपुलेशंस हैं वो जब एक डिफाइंड एरिया में निवास करती हैं तो उसको हम कहेंगे समुदाय या कम्युनिटी। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग्स। कम्युनिटीज़ के साथ में जब नॉन लिविंग सराउंडिंग्स है उसके एनवायरनमेंट को हम कनेक्ट कर देते हैं तो उसको कहेंगे हम इकोसिस्टम। मतलब इसमें लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों या बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपाउंड्स को हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में बायोम्स, एक विशेष प्रकार का इकोसिस्टम यदि होगा तो उसको कहेंगे हम बायोम। और जो सबसे बड़ा लेवल कहलाता है वो कहलाता है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट कंटेन्स ऑल इकोसिस्टम्स। ठीक है, जहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब कहलाएंगे आपके बायोस्फीयर। तो ये बेसिकली आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन के स्तर है। ठीक, तो ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम इकोलॉजी होती क्या है, इकोलॉजी को हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, सिनिकोलॉजी क्या होता है और इकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में संगठन के स्तर हमने देखे और ये हमने शॉर्ट में इसको एक बार रिवाइज किया।